मैं गुनीत गर्ग ट्यूटर 360 में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका क्या नाम था हमारा, रियल नंबर्स। इस चैप्टर में हमने अब तक डिस्कस किया था पिछली वीडियो में अपनी यूक्लिड डिवीजन 11, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि अगर a और b दो इंटीजर हमारे पास, अगर a और b कोई भी दो इंटीजर है तो उन इंटीजर्स को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, यानी कि मुझे ऐसा क्यू और r मिलेगा सच दैट a इज इक्वल टू b क्यू प्लस r, वेयर जहां पर जो ये r होगा, r की वैल्यू क्या रहेगी अपनी, लेस देन p और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था अभी तक डेफिनेशन ऑफ HCF कि HCF किसको बोलते हैं। कोई भी तो इंटीजर है हमारे a b, कोई भी तो इंटीजर है हमारे a b, इन दोनों का HCF होता क्या है इसलिए, तो हमने डिस्कस किया था। जैसे मैं एग्जांपल लूं 3 और 15 का, ये दो इंटीजर है हमारे, तो इन दोनों इंटीजर का HCF होगा क्या बेसिकली। HCF हम ऐसे इंटीजर को बोलते हैं जो इन दोनों इंटीजर को डिवाइड कर रहा होगा, ऐसा इंटीजर जो इन दोनों इंटीजर को डिवाइड कर रहा होगा, साथ में वो इंटीजर क्या होगा, सबसे बड़ा इंटीजर होगा। जैसे कि 1 को, जैसे 3 को 1 डिवाइड करता है, डिवाइड करने का मतलब क्या है कि इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 1 3 को डिवाइड करते हैं, इवन 1 डिवाइड्स 15, तो क्या बोल देंगे, 1 इज फैक्टर ऑफ 3 एंड 50। 1 क्या होगा भाई, हमारा फैक्टर होगा 3 और 50। क्या इसके अलावा कोई और नंबर भी है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके, 3 और 15 को? बिल्कुल है भाई, ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है, अगर 3 से डिवाइड करेंगे, ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा क्योंकि 3 के टेबल में आता है। चेक करते हैं, इफ I divide this number with 3, then the remainder is also 0. If I divide this number 15 with 3, then again remainder is 0. So I can say that 3 is also the factor of this 3 and 15. अब 1 और 3 में नंबर कौन सा बड़ा है, 3. So I can say that 3 is highest common factor, that is HCF of 3 and 15. Even इसको HCF को हम बोलते हैं greatest common divisor, सबसे बड़ा डिवाइजर इन दोनों नंबर का। भाई ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सके उसको क्या बोलते हैं, HCF या फिर GCF। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी के कुछ एक एग्जांपल एक्सरसाइज 1.1 के, जिसके अंदर हमें डिस्कस करना है हाउ टू फाइंड HCF ऑफ 2 इंटीजर्स। दो इंटीजर्स का क्या फाइंड करना है, HCF किसकी मदद से, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब मैंने बताया था आपको, एल्गोरिथम का मतलब होता है सिस्टमैटिक तरीका, सिस्टमैटिक वे टू फाइंड समथिंग। जैसे कि हम डिवाइड करते हैं किसी दो इंटीजर्स को, तो हमें सिस्टमैटिक तरीका पता है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। फर्दर वी जस्ट फाइंड a representation of any integer in different form। ये दो टॉपिक हम इस एक्सरसाइज में डिस्कस करने जा रहे हैं, इन दोनों टॉपिक के बेस पे हमारे एग्जांपल सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाउ टू फाइंड HCF ऑफ 2 इंटीजर विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाने वाला हूं, जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप मेंशन करेंगे कि इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद ये स्टेप। वो स्टेप्स क्यों करने हैं उसका प्रूफ हम ग्रेजुएशन में करने वाले हैं, लेकिन तब तक आपको सिर्फ ये याद रखना पड़ेगा, अच्छा इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा आप सभी को। तो एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करेंगे इस एल्गोरिथम को। एग्जांपल जैसे कि फाइंड HCF of 15 and 27। सॉल्यूशन, इन दोनों इंटीजर्स का क्या फाइंड करना आपने, HCF।
HCF फाइंड करने से पहले विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड आपको जज करना पड़ेगा इन दोनों नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सीधी सी बात है, एज फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, इन नंबर्स को क्या जज करना है, कौन सा नंबर बड़ा है। 27 इज ग्रेटर देन 15, सो वी विल चूज 27 एज ए एंड 15 एज ए बी। अब मैंने लेमा बताया था आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्योंकि नाम ही वही है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से हम HCF फाइंड करने की कोशिश करेंगे। लेमा क्या था, अगर मैं a को b से डिवाइड करूंगा तो मुझे एक क्वोशंट मिलेगा और एक रिमाइंडर मिलेगा, और ये a कैसे लिखा जा सकता है, a इज इक्वल टू b के प्लस r की फॉर्म में, वेयर r इज लेस देन b एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो वी जस्ट अप्लाई लेमा इन a एंड b। स्टेप नंबर 1 अप्लाई लेमा इन 27 एंड 15। कैसे अप्लाई करना है भैया आपको, 27 को 15 से डिवाइड करके, सभी को डिवाइड करना होता है। 15 1 जा 15, 7 में से 5 गया 2, 2 में से 1 गया 1। इन दिस केस रिमाइंडर इज 12। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा रिमाइंडर नॉन जीरो आ रहा है तो हमें फिर से लेमा अप्लाई करना पड़ेगा, समझिए। अगर रिमाइंडर हमारा नॉन जीरो आ रहा है तो हमें फिर से लेमा अप्लाई करना पड़ेगा, और वो लेमा किस पे अप्लाई करना पड़ेगा हमें, इस डिवाइजर और रिमाइंडर पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दोबारा समझिए। 27 को 15 से डिवाइड करना है, हमने रिमाइंडर चेक किया, अगर रिमाइंडर नॉन जीरो आ रहा है तो डिवाइजर और रिमाइंडर में फिर से लेमा अप्लाई करना पड़ेगा। अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा है उस केस में जो भी डिवाइजर होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा HCF कहलाएगा। अब रिमाइंडर क्या अपना नॉन जीरो है, इसको लिख सकते हैं 27 क्या है हमारा 15 मल्टीप्लाई 1 प्लस 12 एज रिमाइंडर क्या है भाई हमारा 12 which is not equal to 0. So we just have to move step number 2, apply lemma in 15 and रिमाइंडर क्या था भाई हमारा 12, यानी कि 15 और 12 में फिर से हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं भाई अप्लाई, 15 को 12 से डिवाइड करके देखेंगे, चेक किया भाई हमने, रिमाइंडर क्या आ गया भाई हमारा अगेन नॉन जीरो। रिमाइंडर क्या आ गया भाई हमारा अगेन बच्चों नॉन जीरो, यानी कि हमें फिर से ये स्टेप्स करने पड़ेंगे किस किस के बीच में, दिस डिवाइजर एंड रिमाइंडर के केस में। एज 15 इज इक्वल टू आपको क्या लिखना है 12 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 एज रिमाइंडर क्या है बच्चों हमारा 3 which is not equal to 0. So we just have to again apply lemma in 12 and 3। 12 और 3 में फिर से हमें ये लेमा अप्लाई करना पड़ेगा। तो लेमा मान लो अप्लाई किया हमने 12 और 3 में, 3 4 12, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। अब जिस केस में मैंने बताया था, जिस केस में रिमाइंडर अगर 0 आ गया उस केस में जो भी डिवाइजर होगा हमारा वो क्या कहलाएगा हमारा HCF। नाउ एज इन दिस केस रिमाइंडर क्या आ गया भाई हमारा 0, सो 3 इज HCF ऑफ 15 एंड 27, यानी कि 3 ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है, और ये नंबर इन जितने भी डिवाइजर है उन सभी डिवाइजर में सबसे बड़ा डिवाइजर होने वाला है, यानी कि 3 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है। इससे बड़ा कोई भी नंबर इस दुनिया में नहीं होगा जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो with the help of this Euclid division algorithm we can easily find the HCF of these two numbers या any two integers। तो क्या एल्गोरिथम होगा हमारा, क्या स्टेप्स होंगे, उसका लैंग्वेज क्या होगा, मतलब कि अगर लैंग्वेज की फॉर्म में पढ़ना चाहता इसी तरीके से अगर हम मतलब कि करेंगे तो HCF इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो मैं लैंग्वेज लिखने जा रहा हूं यहाँ पर, वो लैंग्वेज आपको याद करने की जरूरत नहीं है ना, वो लैंग्वेज एग्जाम में आएगी, सिर्फ आपको कोई लैंग्वेज पता होनी चाहिए। हाँ ऐसे ऐसे करके मतलब कि कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो HCF का कोई भी क्वेश्चन हो इस तरीके से सोल्व किया जा सकता है। तो लिखते हैं भाई क्या लैंग्वेज होने वाली है हमारी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की, वो देखते हैं फटाफट से। क्या स्टेप्स होंगे हमारे वो देखते हैं। स्टेप्स, इसके बाद एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। टू फाइंड HCF ऑफ टू इंटीजर्स, let A and B
टू इंटीजर। माना दो, हमने एक, लेट अस कंसीडर a एंड b आर टू इंटीजर। हमने मान लिया कि a और b क्या है, हमारे दो इंटीजर है। सपोज a क्या है हमारा b से बड़ा है, वैसे ही मतलब कि हमने मान लिया कि भाई a जो है हमारा b से बड़ा होने वाला है। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा भैया आपका? स्टेप नंबर 1, अप्लाई यूक्लिड लेमा इन a एंड b। अगर a b में यूक्लिड लेमा अप्लाई करेंगे तो मुझे Q और R पक्का मिलेगा, एक Q और R पक्का मिलेगा, सच दैट आई कैन राइट दिस A of this form when the value of this R, जो भी R आएगा हमारा क्या होगा, B से छोटा और 0 या 0 से बड़ा होने वाला। सीधी सी बात है, जो भी हमारा R आएगा वो B से तो छोटा, डिवाइजर से छोटा, या 0 या 0 से बड़ा होने वाला। ठीक है ना? इफ R is equal to 0, अगर R की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0 पहले केस में, देन B is, तब क्या होगा, जो भी डिवाइजर था हमने B से डिवाइड किया था ना, एक B is HCF of A and B, तब B ही क्या बन जाएगा, AB का HCF बन जाएगा। बट इफ R is equal to not equal to 0, R is not 0, then we just have to move step number 2, move to step number 2। और स्टेप नंबर 2 में क्या है भाई हमारा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन अप्लाई लेमा इन B एंड R। हमने क्या किया था यहाँ पर, A को B से डिवाइड किया, एक क्वोशिएंट मिला, आफ्टर सम प्रोसेस एक रिमाइंडर मिला। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये B क्या कहलाएगा हमारा, HCF। अगर रिमाइंडर हमारा नॉन 0 आ गया, फिर हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में मूव करना है। और स्टेप नंबर 2 में हमें लेमा अप्लाई करना है, फिर से किस किस में, B और R। इससे पिछले क्वेश्चन में वही तो किया हमने, यहाँ पर डिवाइजर और रिमाइंडर में फिर से लेमा अप्लाई करना है, डिवाइजर और लेमा में फिर से, और डिवाइजर और रिमाइंडर में फिर से लेमा अप्लाई किया। कर सकते हैं भाई, B को R से डिवाइड, तो कुछ ना कुछ क्वोशिएंट मिलेगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर फिर से मिलेगा। क्वोशिएंट मान ले Q1 और R, सो आई कैन राइट B is equal to R Q1, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और ये रिमाइंडर क्या होने वाला बच्चों हमारा, R से छोटा और 0 से बड़ा, इस डिवाइजर से बड़ा और सॉरी इस डिवाइजर से छोटा और 0 से बड़ा। सीधी सी बात है। अब दोबारा से वही बात आएगी, अगर ये R1 हमारा 0 आ गया, इफ R1 इक्वल टू 0, देन इस केस में जो भी डिवाइजर होगा R क्या बन जाएगा, R is HCF। इफ R1 अगर नॉन 0 आया, अगर R1 नॉन 0 आया, फिर से हमें दोबारा से स्टेप नंबर 2 रिपीट करना पड़ेगा। देन अगेन रिपीट स्टेप नंबर 2 ऑन किस पर, R एंड R, जो भी हमारा डिवाइजर है, जो भी हमारा रिमाइंडर है, फिर से हमें ये प्रोसेस करना पड़ेगा टिल रिमाइंडर बिकेम, कब तक करना है, 0। और जिस केस में हमारा रिमाइंडर 0 होगा, उस केस में जो भी डिवाइजर होगा वो क्या कहलाएगा हमारा, HCF। एंड दैट केस इन विच रिमाइंडर became 0, and that case in which remainder became 0, divisor is HCF of उस केस में जो भी डिवाइजर होगा हमारा वो क्या कहलाएगा, हमारा HCF कहलाएगा A और B। तो ये था हमारा प्रोसेस, ये थे हमारे स्टेप्स that we have to learn, that we have to just not for examination में कभी पूछेंगे स्टेप्स डिस्कस करो, हमें केवल बस याद रखना भी, अच्छा ऐसे करके हम 2 नंबर का HCF फाइंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे इंपॉर्टेंट फाइंड करने जा रहे हैं, फाइंड करना सीख रहे हैं HCF ऑफ 2 इंटीजर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम एग्जांपल्स की तरफ। इसी मेथड की तरह से सारे एग्जांपल हम सोल्व करने वाले हैं, सभी क्वेश्चंस में यही तरीका इस्तेमाल होने वाला है। देखते हैं कैसे होगा। जैसे एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 क्या है हमारा, यूज यूक्लिड डिवीजन
algorithm to find HCF of 4052 and 12576। ये क्या है हमारा एनसीईआरटी का बिल्कुल पहला एग्जांपल जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले हमें जज करना है कौन सा नंबर इनमें सबसे बड़ा है। एज 12576 इज ग्रेटर देन 4052, जज कर लिया। स्टेप नंबर 1 क्या होगा हमारा, अप्लाई लेमा इन 12576 एंड 4052। इन दोनों में क्या अप्लाई करना है, हमें लेमा को अप्लाई करना है। लेमा में अप्लाई करना आता है, सीधी सी बात है। 405 इसको डिवाइड करेंगे 3 पे जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 0 0 1, 3 चौके 12। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 0 0। So in that case रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, नॉन जीरो। नाउ I can add 12576 is equal to 4052 multiply 3 plus 420। 420 रिमाइंडर क्या आ गया भाई हमारा, नॉन जीरो। रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 420 which is not equal to 0। अब रिमाइंडर नॉन जीरो है, फिर just have to move step number 2, we just have to apply lemma in between this divisor as well as this remainder। step number 2, apply lemma in divisor and remainder। समझ में आई बात, डिवाइजर और रिमाइंडर में फिर से क्या अप्लाई करना है भाई, हमें लेमा को अप्लाई करना है। वो क्या आएगा भाई, 420 से इसको डिवाइड करेंगे, क्या है 420 की टेबल में आ रहा है, 405 नहीं आ रहा है, यानी कि बड़ी नंबर पे जाएगा, सीधा पूरा का पूरा कटेगा 9 पे, 0 9 दूनी 18, 9 36 और 1 37। 2 में से 0 गया 2, 15 में से 8 गया 7, 9 में से 7 गया 2, 3 में से 3 गया 0। अगेन रिमाइंडर क्या आ गया भाई हमारा, 0 और नॉन जीरो। 420 गुना 9 प्लस 272। So we just have to move again step number 3, apply lemma in 420 and 272। 420 और 272 में फिर से लेमा अप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों देखो, हमें क्या पता कितने स्टेप्स करने पड़े, तो करते हैं भाई, देखते हैं कहां तक जाता है अभी रिमाइंडर हमारा। जिस केस में रिमाइंडर 0 आएगा बल्ले बल्ले, जब तक नहीं आएगा बस लगे रहो, यही मजदूरी है अभी मैथ वालों की। किस पे जाएगा, 1 पे 272, 10 में से 2 गया 8, 11 में से 7 गया 4, 3 में से 2 गया 0। अगेन रिमाइंडर नॉन जीरो, तो लिख सकते हैं हम 420 इज इक्वल टू, रिमाइंडर क्या आ गया फिर से नॉन जीरो। वी जस्ट हैव टू डू अगेन स्टेप नंबर 4, अप्लाई लेमा इन 272 एंड 148। फिर से अप्लाई करेंगे, देखते हैं भाई क्या आएगा आपके बारे में। नहीं आ रहा रिमाइंडर नॉन जीरो। 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 2 में से 1 गया 1। अगेन रिमाइंडर क्या आ गया भाई हमारा, नॉन जीरो। ये प्रोसेस हम करते रहेंगे जब तक है जान। लो अगेन अप्लाई लेमा in 148 and 124। फिर से अप्लाई करेंगे इसमें, किस पे जा रहे हैं, 1 पे। 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2। हमारे तो किसी ने शुरुआत ही बेस्ट क्वेश्चन। रिमाइंडर क्या आ गया फिर से, नॉन जीरो। ठीक है, स्टेप नंबर 6 अगेन अप्लाई लेमा इन 24 एंड 124। 124 और 24 में फिर से अप्लाई करना है हमें लेमा को। तो देखते हैं क्या आंसर आएगा भाई हमारा। 24 चौके 96, 24 पंजा 120। अगेन रिमाइंडर नॉन जीरो, बल्ले। स्टेप नंबर 7 है तो 7 तक जाएगा भाई। अगेन अप्लाई
लेमा इन 24 एंड 4। 24 और 4 में फिर से अप्लाई करते हैं हम, यहां तो जगह नहीं बची, यहां करते हैं। फाइनली हमारा रिमाइंडर क्या आ गया भाई, 0 आ गया। इस केस में जो डिवाइजर होगा ये क्या कहलाएगा हमारा, HCF। HCF ऑफ 4052 एंड 12576 इज क्या है भाई हमारा 4। तो आंसर क्या आएगा भाई हमारा 4। तो काफी मशक्कत के बाद हम ये दोनों सीधी सी बात है, कोई बहुत बड़े बड़े इंटीजर है भाई, चेक करने में नानी याद आ जानी है, सीधी सी बात है। अगर हमें कोई मेथड नहीं पता होता तो चेक करने में नानी याद आ जाएगी, लेकिन एक मेथड सीखेंगे वो इससे आसान है कहीं ना कहीं इस सेकंड एक्सरसाइज में। बट इस तरीके से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में। ये क्वेश्चन था हमारा कितने नंबर का, 2 मार्क्स का, कि भाई फाइंड द HCF ऑफ दीस 2 नंबर्स यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आप 10th क्लास में हो गए आप, तो ये 2 मार्क्स के लिए इनफ है। तो मैं स्टेप्स रिपीट कर रहा हूं, क्या करना है, सबसे पहले हमें जज करना है कौन सा बड़ा है, जज कर लिया भाई, लेमा अप्लाई करना है, रिमाइंडर चेक किया नॉन जीरो, फिर से लेमा अप्लाई करना है डिवाइजर रिमाइंडर में, डिवाइजर रिमाइंडर में फिर से अप्लाई किया, फिर से रिमाइंडर नॉन जीरो आ गया, फिर से डिवाइजर रिमाइंडर में अप्लाई करना है, फिर से रिमाइंडर नॉन जीरो आ गया, फिर से डिवाइजर रिमाइंडर में अप्लाई करना है, फिर से रिमाइंडर नॉन जीरो आ गया, फिर से डिवाइजर रिमाइंडर में अप्लाई करना है, फिर से रिमाइंडर नॉन जीरो आ गया, फिर से डिवाइजर रिमाइंडर में अप्लाई करना है, फिर से रिमाइंडर नॉन जीरो आ गया, फिर से डिवाइजर रिमाइंडर में अप्लाई करना है, फाइनली जाके रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 0 आ गया। और जिस केस में रिमाइंडर 0 उसका डिवाइजर क्या कहलाएगा हमारा HCF कहलाएगा। तो ये था हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जिसकी मदद से हमें HCF फाइंड करना था इन दोनों इंटीजर्स का। तो नोट कीजिए इसको। बीच बीच में चेक करना पड़ता है भाई हमें, वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही, क्योंकि कई बार क्या होता है वीडियो चलते चलते बंद हो जाती है, बड़ा दुख होता है, कोई बात नहीं। तो नोट कर लिया आपने। इसके बाद करते हैं एग्जांपल नंबर 2। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरह तरीके से है, तो आप ट्राई करना उसको। अगर ना लिख रहे तो कमेंट बॉक्स में डालना, एक वीडियो पक्का डालेंगे एक्सरसाइज डाली तो है। डिस्कशन ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज। चलिए एग्जांपल नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 2 क्या है भाई हमारा, show that every positive even integer is of the form 2q and every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where क्यों क्या यहां पर क्यों इज एनी इंटीजर। लंबी चौड़ी स्टेटमेंट दे दी, लेकिन क्वेश्चन उतना ही आसान। सीधी सी बात है, मैथ में जितनी बड़ी स्टेटमेंट उतना आसान क्वेश्चन। ठीक है, बस एक बार क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर की बात हो रही है, इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस। तो क्या बता सकते हो कि इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर किसको बोलते हैं? मैं जनरली क्लास में क्वेश्चन पूछता हूं भाई, बताओ भाई इवन इंटीजर ऑड इंटीजर किसको बोलते हैं? तो बच्चे बोलते हैं सर 2 4 6 8 को हम इवन इंटीजर बोल देते हैं, 1 3 5 7 को हम ऑड इंटीजर बोल देते हैं। तो मैं कहता हूं क्यों बोलते हैं भाई 2 4 6 को क्यों बोलते हैं, 7 को क्यों नहीं बोला? तब उनके पास कोई जवाब नहीं रहता भाई। फिर वो बोलते सर ये ना 2 की टेबल में आ रहा है। मैं कहता अच्छा तो 2 की टेबल में आने से क्या हो जाएगा भाई? तो बोलेंगे सर वो इवन बन जाएगा। फिर ठीक है भाई, अपने आप को खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट करे जा रहे हैं, खुद ही बोले जा रहे हैं। तो प्रॉपर डेफिनेशन बेसिकली सही बोल रहे थे वो, कहीं ना कहीं जो 2 का मल्टीपल होगा उसको क्या बोलते हैं, इवन इंटीजर। लेकिन एक्यूरेट डेफिनेशन क्या होती है मैं बता देता हूं आपको, अगर आपसे कोई पूछे तो ओड एंड इवन, कि कोई भी इंटीजर हमारा ओड या इवन कैसे बनेगा, कि लेट ए बी एन इंटीजर, कोई भी इंटीजर है हमारा, let us divide it with 2। इसको 2 से डिवाइड करते हैं इस इंटीजर को, तो देखते हैं क्या आएगा।
ए को 2 से डिवाइड किया, कुछ ना कुछ क्वोशंट आएगा पक्का, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, और ये रिमाइंडर क्या होगा भाई हमारा लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर के ऊपर क्या पॉसिबिलिटी रहेगी हमारी, रिमाइंडर कैन बी 0 एंड रिमाइंडर कैन बी 1, इट कैन नॉट बी इक्वल टू 2, लेस देन 2 है ना। सो इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर हमारा 0 आता है देन a इज even इंटीजर, ये कैसे इंटीजर बन जाएगा भाई हमारा even। इफ r इज इक्वल टू 1 देन a कैसा बन जाएगा हमारा ओड इंटीजर, समझे आप तो वही है, लेकिन दूसरे तरीके से बताना आपको कि कोई भी इंटीजर हमारा ओड इवन तब कहलाएगा जब उसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर की प्रॉपर्टी से पता लगेगा। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है हमारा तो वो क्या कहलाएगा इवन, अगर रिमाइंडर नॉन 0 आ रहा है तो क्या कहलाएगा हमारा ओड इंटीजर। ठीक है, तो हमें पता लग गया भाई इवन इंटीजर यानी कि इस तरह से लिखा जा सकता है, ओड इंटीजर जो भी था रिमाइंडर नॉन 0 आना चाहिए वो इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये प्रूव करना अपने को, ये क्या करना अपने को प्रूव करना है। अब ऐसे आगे भी क्वेश्चंस होंगे हमारे 4Q प्लस हम कुछ भी मतलब इस टाइप से। तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको जज करना पड़ेगा, यहाँ पे किसी की भी बात हो रही है, कोई भी इंटीजर की बात हो रही है, लेट अस कंसीडर लेट a बी एनी इंटीजर। ये कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर a हमारा इवन हुआ, अगर a हमारा इवन हुआ तो मैं लिख सकता हूं इसको इस फॉर्म में, अगर a हमारा ओड हुआ तो इसको मैं लिख सकता हूं इस फॉर्म में। क्या ये फॉर्म देखी नहीं लग रही भाई अपनी, क्या ये फॉर्म यूक्लिड डिवीजन लेमा के जैसे नहीं दिख रही क्या भाई सबको, क्या ये फॉर्म इस तरीके की नहीं दिख रही क्या आपको, bq प्लस r जहां पे b की वैल्यू क्या हुई है अपनी 2। तो इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आपको b को जज करना पड़ेगा, b क्या है भाई हमारा, अब b की वैल्यू क्या है भाई हमारे यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग खुद दिख रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, लेट अस डिवाइड a विद 2, a को 2 से डिवाइड करके देखते हैं, करना आता है भाई सभी को, उसके जैसे है बिल्कुल। एक क्वोशंट मिलेगा, एक रिमाइंडर मिलेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी 2 से छोटी और 0 से बड़ी, यानी कि विद द हेल्प ऑफ लेमा आई कैन राइट a इज इक्वल टू 2q प्लस r, वेयर r क्या होगा भाई हमारा लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब r क्या हो सकता है भाई हमारा, या तो 0 या 1। इफ r इज इक्वल टू 0, अगर r 0 होता है तो a क्या होगा भाई हमारा इवन इंटीजर, ये तो डेफिनेशन थी हमारी। देन a इज इवन इंटीजर, ये ऑटोमेटिकली इवन बन जाएगा, और इसमें पुट करेंगे इसकी वैल्यू तो a कैसा दिखेगा हमारा 2q प्लस 0 दैट इज 0 में कुछ भी ऐड करो तो सेम ही नंबर मिलेगा, यानी कि अगर a इवन बन गया तो 2q फॉर्म का लिखा ही लिखा होगा, दैट इज इसको बोल सकते हैं मल्टीपल ऑफ 2। ये क्या है भाई हमारा 2 का मल्टीपल है, यानी कि दुनिया में कोई भी इवन इंटीजर हो वो 2 का मल्टीपल पक्का होगा। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं 2 मल्टीप्लाई 1 1 1 कैसा नंबर आएगा, तब सीधा कह दो सर इवन आएगा। क्यों आएगा भाई, क्योंकि 2 का मल्टीपल है। 2 मल्टीप्लाई 35 कैसा इंटीजर आएगा सर इवन आएगा। क्यों आएगा भाई, क्योंकि भाई 2 का मल्टीपल है। तो इस तरीके से हम किसी भी इवन इंटीजर को अगर वो 2 का मल्टीपल है तो लिख कह सकते हैं कि वो नंबर क्या होगा भाई हमारा इवन इंटीजर भी होगा। ये 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा तब भी वो क्या होगा इवन, या अगर वो नंबर 2 का मल्टीपल है तब भी क्या होगा इवन। यानी कि लास्ट में तो वही बात आ गई, मेरे स्टूडेंट ठीक थे, उन्होंने सही बोला था सर जो नंबर 2 का मल्टीपल होगा वो नंबर क्या होगा हमारा इवन इंटीजर होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर रिमाइंडर क्या आ गया हमारा इज इक्वल टू 1, इसको रब कर देते हैं, मन नहीं कर रहा। If r is equal to 1 then a is odd, तब odd क्या a क्या बन जाएगा अपना odd integer with the help of the definition of odd and even integer। then a की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई हमारी 2q plus 1, यानी कि odd integer दुनिया का इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे कि यहां पर हमारा क्वेश्चन एंड हो गया। एग्जांपल 15 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 1 इस फॉर्म।
कोई भी ओड इंटीजर है उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे 2 मल्टीप्लाई क्यू की वैल्यू क्या आ गई इस केस में 7 और 1 की वैल्यू एज इट इज। तो दुनिया का कोई भी ओड इंटीजर इस फॉर्म का, कोई भी ओड इंटीजर इस फॉर्म का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 मार्क्स में ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 2 था भाई हमारा। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम, एग्जांपल नंबर 3। शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, फिर से ऐसा क्वेश्चन, इज ऑफ द फॉर्म पॉजिटिव ओड इंटीजर। यहां पे किसकी बात हो रही है? शो दैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का है भैया? 4q + 1 और 4q + 3। तो क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही होगा अपना, हमें बस जज करना है b क्या होगा। अगेन ये 4q + 1 4q + 3 टाइप का दिख रहा है, इस टाइप का दिख रहा है, तो b की वैल्यू क्या दिख रही है आपको? 4। तो ये हमने कोई भी इंटीजर ले लिया, इसको डिवाइड करते हैं। अब की बार हम 4 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा भाई हमारे यहाँ पर? 4q + r, और r की वैल्यू क्या होगी अपनी? 4 से छोटी, क्योंकि 4 से डिवाइड कर रहे हैं ना। अब r की पॉसिबिलिटी क्या क्या बन सकती है? इफ r = 0 देन a क्या बन जाएगा हमारा नंबर? 4q + 0, a = 4q। a क्या बन गया? यानी कि मल्टीपल ऑफ 2, यानी कि even। अब तो ऐसे भी कर सकते हैं भाई, even मल्टीपल ऑफ 2 इज आल्सो even नंबर, तो ये even बन गया भाई। If r = 1, if r = 1, then a = 4q + 1, 4q + 1, a = 2 मल्टीप्लाई 2q + 1, ऐसे करके लिख सकते हैं भाई इसको। a = 2m + 1, where m क्या है भाई हमारा? 2q के इक्वल। ये फॉर्म कैसी थी भाई हमारी? ओड फॉर्म थी ना, ओड इंटीजर बोलते थे इसको, पिछले में प्रूव किया था। सो a इज ओड एंड ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का? ये 4q + 1 फॉर्म का। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिमिलरली r कैन बी, इफ r = 2, देन a की वैल्यू क्या आएगी भाई हमारी? 4q + 2। सो a = 2 कॉमन, दैट इज 2q + 1। अरे भाई 2 मल्टीप्लाई ओड, 2 का मल्टीपल है, फिर भी क्या आंसर आएगा? इवन। तो ये नंबर भी क्या होगा हमारा? ऑलवेज इवन। सो a इज इवन। इवन की तो बात ही नहीं करनी है, तो ओड देखना है ना। ओड तो हमारी फर्स्ट फॉर्म पता लग गई 4q + 1। एक और फॉर्म देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब r2 आया, उस केस में क्या है भाई? इवन। इफ r = 3, देन a की वैल्यू क्या आएगी भाई हमारी? 4q + 3। क्या आएगी भाई? ये 4q + 3। अब इसको मैं लिख सकता हूं भाई, देखते हैं क्या ये ओड होगा क्या नहीं होगा, हमें चेक करना भाई। ये 4 केसेस थे भाई यहां पर। अब हमें चेक करना भी क्या ये 4q + 3 ओड होगा क्या नहीं होगा। ऐसे थोड़ा बोल देंगे इसको ओड, ठीक है। तो करते हैं भाई इसकी कोशिश हम। हाँ, इसको लिख सकता हूं मैं 4q + 2 + 1। हमें पता है भाई, मैंने प्रूव किया था ओड इंटीजर कैसा दिखेगा। ये लिख दिया भाई मैंने 3 को मैंने लिख दिया 2 + 1 करके। ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप इतना लिख सकते हो, लेकिन हमें प्रूव तो करना पड़ेगा ना भाई ये ओड इंटीजर है 4q + 3, तभी तो बात बनेगी आगे, ठीक है। तो फिर इसके बाद a क्या है भाई हमारा? इक्वल टू, इन दोनों में से क्या 2 कॉमन निकाल सकता हूं मैं? 2 ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2q + 1 + 2q + 1 + 1। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 2m + 1, which is again of the form of this, which is the odd number. So a is odd इंटीजर। अगर आपको ये समझ में ना आए तो दोबारा बता सकता हूं मैं, ठीक है। आई होप आप समझ में तो आ ही गया होगा भाई। मैंने प्रूव किया सिंपल 4q + 3 को ओड इंटीजर क्यों आ गई, क्योंकि ये 2n + 1 या 2q + 1 टाइप का, इस वजह से। सो a क्या बन गया भाई हमारा? ओड इंटीजर। यानी कि अगर a ओड होगा तो 4q + 1
और 4q+3 टाइप का होने वाला है, सीधी सी बात है। तो लिख सकते हो, यही तो प्रूव करना था हमें। सो लिख सकते हो भाई आप, so every positive odd integer is of the form, so every positive odd integer is of the form 4q+1 and 4q+3। वेरी गुड। तो ये थे भाई हमारे एक्सरसाइज 1.1 के कुछ एग्जांपल्स। अब इन्हीं एग्जांपल्स के बेस पे हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी होंगे, जिसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ रात्रि।